वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स करने जा रहे हैं। हेनरी फ्यूल वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था जो एक 1860 में एक इंजीनियर से मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर पहुंच गया था। कितने? लगभग 28 ईयर्स में। तो इस दौरान उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से उसने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए और एक बुक भी उन्हें उसने अपनी राइट की, जिसमें नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलाइज जनरल। फ्रेंच में था ये, इसका नाम। 1916 में इसने अपनी बुक पब्लिश की थी और जिसको 1929 को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। तो फ्योल ने क्लासिफाई किया है बिजनेस एक्टिविटीज को 6 पार्ट में। टोटल बिजनेस एक्टिविटीज को 6 पार्ट में बांटा है इसने। टेक यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो 6 टाइप की होती है: टेक्निकल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी और मैनेजरियल एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटी में आ जाता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कॉमर्शियल में बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज मतलब। फाइनेंशियल में ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल के कैपिटल का ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कैसे करें। सिक्योरिटी में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्संस, के जो बिजनेस में प्रॉपर्टी और पर्संस लगे हुए हैं उनकी कैसे प्रोटेक्शन की जाए। अकाउंटिंग में स्टैटिस्टिक्स डाटा आ जाता है सारा, मतलब सारा का सारा रिकॉर्डिंग रखना। मैनेजरियल में फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा आ जाता है। तो ये उन्होंने 6 एक्टिविटी क्लासिफाई की एक बिजनेस की और 14 प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए। 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। डिवीजन ऑफ वर्क। Division of work means division of total task into compact jobs and allocating these compact jobs to different persons so that an employee can concentrate on only one type of work. उसने कहा काम को बांट दो। अगर आप मैनेजमेंट का ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो सबसे पहला प्रिंसिपल आप क्या यूज करो? अगर आप काम में ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हो तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या यूज करो कि काम को बांट दो। डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, घर में भी अगर काम का झगड़ा होता है ना तो हम क्या करते हैं कि भी काम बांट लो, सुबह का ये करेगा, दोपहर का ये करेगा, रात का ये करेगा। ठीक है ना? और घर में जो कोई चालाक लेडी होती है ना, वो दोपहर वाला खाना ले लेती है, क्योंकि दोपहर में कोई होता है या नहीं होता है, रात को तो सारे होंगे ही होंगे। तो इसलिए तो काम को बांटना, वो तो मजाक की बात है, काम को बांटना मतलब। ठीक है? तो इट हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। देखो, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इसने क्या कहा कि अगर हम लोग काम को बांट देंगे तो कोई अगर मॉर्निंग का काम कर रहा है तो उसे मॉर्निंग की इतनी हैबिचुअल हो जाएगा वो, इतनी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी काम करने की, दूसरा नया बंदा उसको एकदम नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी वो कर पाएगा। जब हम रिपीटिशन में एक काम को बार बार करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है उस काम को करने। When an individual does the same job repeatedly,
he acquired speed and accuracy in the performance. ध्यान रखो, जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी, आपके हाथ कांप रहे थे, ठीक है, पैडल चल नहीं रहा था, दोबारा चलाई, तीसरी बार चलाई, 4 बार चलाई, 5 बार चलाई, अब तो आपको ये एक जस्ट कप ऑफ टी लगता है। रीजन क्या है कि आपने प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए, आप उसके हैबिचुअल होते गए, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती गई। यही एग्जांपल उसने वर्क डिवीजन ऑफ वर्क में लिया है प्योर ने, कि भाई जैसे जैसे आप किसी काम को करते रहोगे, हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि आप उसके गो थ्रू हो जाओगे और हैबिचुअल हो जाओगे, और आप पहले से ज्यादा स्पीड पे करोगे, क्योंकि आपने बार बार रिपीट किया है उस काम को, आपको उसकी सारी नॉलेज हो जाती है। द वर्कर ऑलवेज ऑन एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस, इन अदर वर्ड द वर्कर ऑलवेज ऑन द सेम पोस्ट, अगर वो हमेशा एक ही पोस्ट पे रहेगा, द मैनेजर ऑलवेज कंसर्न विद द सेम मैटर्स, acquire an ability, sureness and accuracy which increase their output। समझ आ गया भाई डिवीजन ऑफ वर्क का? कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि काम को बांट दो, वही काम उसे दो जो वो पहले से करता आ रहा है। अगर आप रोज नया काम बदल के दोगे, तो वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, ना स्पीड बन पाएगी, ना एक्सपीरियंस होगा उसका। तो अगर किसी कंपनी में कल आप मैनेजर लगते हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि काम को बांट दोगे, और काम को बांटना भी है राइट मैन फॉर अ राइट जॉब। सपोज करो कोई बंदा अगर कटिंग का एक्सपर्ट है, तो उसको कटिंग का ही काम दिया जाएगा, मतलब जो जिसको काम करना पसंद है, जो जिसका एक्सपर्ट है, वो काम देना है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये भी नहीं कि आप उसको हट के काम दे दो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट डन फ्रॉम अदर्स एंड अथॉरिटी क्या मतलब क्या होता है कि जो आपको राइट मिले हुए हैं किसी काम को करने के। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो आपको टास्क परफॉर्म करने हैं। तो किसी के काम को अथॉरिटी मिलती है, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरा कर पाएगा जब उसको अथॉरिटी मिलेगी। सिमिलरली, वन हु हैज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल शुड बी गिवन द नेसेसरी अथॉरिटी। तो इसने कहा एक कोई भी काम दो वर्कर्स को, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, यानी अथॉरिटी उनको उसको काम करने का प्रॉपर एक फॉर्म में उसको राइट भी दो उसको, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करो। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है इसका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इम्प्लाइज ओबीडियंस, मतलब किसी काम को सही ढंग से करना, प्रॉपर तरीके से करना। इन रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, पर रूल रेगुलेशन फॉलो करके। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, गुड सुपरविजन एट all levels, clear and fair rules, but in system पेनल्टी, इसने वो चीज नहीं लिखी हुई है जो है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि डिसिप्लिन दोनों की तरफ से, ओनर की तरफ से भी, मालिक की तरफ से भी, और वर्कर की तरफ से भी, दोनों तरफ से डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसे कि वर्कर को क्या डिसिप्लिन में जो 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 टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, और ओनर का क्या है कि जो उसने वर्कर का कमिटमेंट की है, बोनस की, कमीशन की, सैलरी की, वो टाइम पे देगा। ये इसमें नहीं है, जो दूसरी बुक है ना पूनम गांधी में, उसमें दिया हुआ है डिटेल डिसिप्लिन का, कि डिसिप्लिन दोनों की तरफ से होना चाहिए, वर्कर की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी। एम्प्लॉयर ने जो कमिटमेंट पूरी की है वो पूरी टाइम पे करेगा, और वर्कर ने जो कमिटमेंट की है, दोनों अपनी अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड।
According to this principle, an employee should receive order from one superior only. यानी एक ही सुपीरियर से उसको अथॉरिटी मिले, सॉरी, ऑर्डर मिले, और उसी के लिए वो अकाउंटेबल यानी आंसरेबल हो. नो पर्सन कैन सर्व सर्वल मास्टर, मतलब कई मास्टर के अंडर वो एक बंदा काम नहीं कर सकता एक ही टाइम में. इफ द subordinate हैज मोर देन वन बॉस, एक subordinate क्या होता है जो काम करता है, अगर उसके कई बॉस हो जाते हैं, एक से ज्यादा बॉस हो जाते हैं, उसको ड्यूअल कमांड मिलेगी, और दोनों में से वो किसी का टाइम काम लॉयल्टी से नहीं कर पाएगा. कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी, काम में डिले होगा. तो इसलिए क्या कहा इसने, एक पर्सन को एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान. There should be one head for one plan for a group of activities having the same objective. In other words, each group of activity with the same objective must have one plan of action and must be under the control of one supervisor. इसने कहा एक प्लान का एक हेड होना चाहिए. ऐसे नहीं एक प्लान उसके हेड दो बना दिए. अगर हमने उसके दो हेड बना दिए ना, डायरेक्शन दो पर्सन देंगे, तो एक उसको कहेगा कि नहीं इसका साइज ये बनाओ, दूसरा कहेगा नहीं इसका साइज दूसरे ढंग से बनाओ, तो उसमें यूनिट डायरेक्शन गलत हो जाएंगी. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड. पर यूनिटी ऑफ कमांड में तो क्या है कि एक बॉस ही कमांड देगा. यहाँ डायरेक्शन दे रहा है, प्लान है, जो प्रोजेक्ट हेड है, जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू यूनिटी ऑफ कमांड, थ्रो दो देयर कैन नॉट बी यूनिटी ऑफ कमांड विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Unity of direction relates to the functioning of whole organization. एक है subordination of individual interest to general interest. An organization is bigger than an individual. क्योंकि organization काफी बड़ा है और individual उसमें एक एक person लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं. So interest of or goal of an organization must प्रिवेल अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. कि हर बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी को ये है कि मैं अपने बच्चों का को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूं, किसी को ये है कि मैं अपने फैमिली को ये बेनिफिट दिलवा दूं. तो इन्हें का छोटे छोटे इंटरेस्ट सबके हैं, ठीक है. और एक इंडस्ट्री का गोल क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना. तो इंडिविजुअल गोल को कम, इन्हें का subordination of individual interest to general interest. An organization is bigger than an individual, मतलब इंडिविजुअल से बड़ा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले लेके चलेंगे और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बाद में लेके चलेंगे. इसका एक एग्जांपल देखो. सपोज करो अगर कोई वर्कर अपनी फैमिली ट्रिप पे जा रहा है और अचानक एक मीटिंग आ गई जिससे कि हमें कोरोना टाइम का ही कोई डिसीजन लेना पड़ गया, 20 मार्च के करीब का, और वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था और मीटिंग अर्जेंट थी, तो उसे फैमिली ट्रिप छोड़ना पड़ेगा. यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रख के जनरल इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा कंपनी के. समझ आ गई. रेमुनरेशन. रेमुनरेशन पेबल टू वर्कर
मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री, कि जो वर्कर्स को सैलरी दी जा रही है, रेमुनरेशन दिया जा रहा है, वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल एवरीथिंग दैट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ subordinates रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। जहां सुबॉर्डिनेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जहां सुबॉर्डिनेट मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारा का सारा पावर अपने हाथों में ना रख के डिपार्टमेंटल लेवल पे डिसीजन ले ले, यानी सुबॉर्डिनेशन का रोल रख दिया उसमें, डिसेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन जहाँ सुबॉर्डिनेशन का रोल कम कर दिया जाता है वहां सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा। तो कम इसने कहा कि हमारे बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर मैटर, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये ना तो प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो के एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले, और ना इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो के हर बंदा छोटे छोटे सारे के सारे डिसीजन खुद ले ले। यानी बड़े बड़े जो डिसीजन लेने वाले हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, और जो छोटे डिपार्टमेंटल लेवल के जो डिसीजन है उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन कर ले। यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। समझ आ गई? नेक्स्ट है स्केलर चेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। स्केलर चेन में क्या होता है बेटे कि जैसे ए मेन पे है, ए मेन पे है, ए के अंडर बी है, बी के अंडर सी है, सी के अंडर डी है। ये इस तरीके से एम्प्लॉय के चैन है बनी हुई। ऐसे इसके अंडर ये है। तो इसने कहा इट रेफर टू द चैन ऑफ सुपीरियर रैंकिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी टॉप से बॉटम तक ये अथॉरिटी बनी हुई है इसकी। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर ए जी को कोई कोई अपना कुछ पूछना है तो वो एफ से पूछेगा, एफ को पूछना है वो ई से पूछेगा। डायरेक्ट जी ए के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इससे प्रोटोकॉल खराब होता है। सिंपल सी बात है, आप ये एक एग्जांपल हो, तुम्हारे स्कूल में सबसे बड़ा मालिक होता है चेयरमैन स्कूल का। तुम डायरेक्ट सारे बच्चे उसके पास तो नहीं जा सकते ना, चेयरमैन के पास। तुम तो अपने ऊपर वाले अथॉरिटी को कहोगे, वो उससे ऊपर वाली अथॉरिटी को कहोगे, लास्ट में ये जाके चेयरमैन को मैसेज पहुंचाएगा ही। तो इसलिए इसने कहा स्केलर चैन यूज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सीधे ये सारे के सारे जाके एक ही सिर पे बैठ जाएं, जाके काम बात करने लग जाएं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम करने होते हैं। जो हायर अथॉरिटी को वो छोटे छोटे कामों में नहीं इन्वॉल्व हो सकता। लेकिन एक होता है गैंग प्लांक। गैंग प्लांक क्या होता है कि सपोज करो कंपनी में आग लग गई यहाँ, इसने सोचा ये ई को बताएगा, ई ने सोचा ये डी को बताएगा, डी ने सोचा सी को बताएगा, सी ने सोचा बी को बताएगा, मतलब स्केलर चैन से चलेंगे, इतनी देर में तो कंपनी राख हो जाएगी। ऐसे केस में हमें चैन तोड़नी पड़ सकती है इमरजेंसी में, उसको बोलते हैं गैंग प्लांक। उसमें डायरेक्ट कोई भी किसी के पास जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है। समझ आ गई बेटे? देखो, gangplank. Gangplank should not, however, be normal practice because it
अंडरमाइंस द एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी। जैसे एफ ने एम को कांटेक्ट कर लिया सीधा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लेकिन ये इमरजेंसी के केस में किया जाएगा। समझ आ गई? नेक्स्ट है ऑर्डर। इसने कहा ऑर्डर ये वो वाला ऑर्डर नहीं है कि किसी को ऑर्डर देना। इसने कहा जो चीजें हैं वो सारी की सारी ऑर्डर में रखी होनी चाहिए। जैसे हम घर में कहते हैं ना, जहाँ की चीज उठाओ वहीं रखो, ये वो वाला ऑर्डर है बेटे। देयर मस्ट बी material and social order of an enterprises. Material order implies proper place for everything and everything in is its right place, ताकि ढूंढना ना पड़े उसको। और सिमिलरली सोशल order means a place for everyone and everyone in his appointed place। मतलब अगर मुझे ये पता है कि खुशी सुपरवाइजर है और खुशी यहाँ मिलेगी अपने कैबिन में, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्योल के ये कहते हैं कि ऑर्डर तब माना जाएगा कि खुशी यहीं मिलेगी, सुपरवाइजर है। क्योंकि अगर यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को खुशी से कोई काम है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले एक 2-3 घंटे खुशी को इधर उधर ढूंढेगा, फिर जाके उसको काम बताएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। इसने कहा खाली चीजों का ही सही प्लेस नहीं होना चाहिए, जो मैन पावर जो कैबिन है वहां भी सही प्लेस में सही जगह बैठनी चाहिए पर्सन। समझ आ गई वैभव? यानी जो भी आपने जो किसी के कैबिन बनाए हैं वो प्रॉपर कैबिन में ही मिलेगा। द राइट मैन फॉर अ राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है? मैनेजमेंट शुड ट्रीट द एम्प्लॉय विद जस्टिस एंड काइंडनेस। देयर शुड बी इक्विटी फॉर द ट्रीटमेंट और जो जितने भी सुबॉर्डिनेट है ना बेटे, उनको उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक जैसी सैलरी। ठीक है? किसी को कास्ट कलर की, ये तो सिंपल ही है बिल्कुल। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इन्हें कहा इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड गेट यूज्ड टू अ जॉब। मतलब जो इम्प्लॉई हैं आपके आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक टिके रहे, जितने लंबे टाइम तक एम्प्लॉय टिके रहेंगे, उतने जितनी उनकी स्टेबिलिटी रहेगी उतने ही वो लॉयल भी रहेंगे, उतने ही वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ अटैच भी रहेंगे। अगर अननेसेसरी लेबर टर्नओवर होती है, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नई लेबर आएगी, नई लेबर को आपको नए तरीके से काम सिखाना पड़ेगा। ठीक है? ट्रेनिंग और सिलेक्शन में टाइम स्पॉयल होगा बिल्कुल। तो इन्हें का स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? कि वर्कर्स आपके स्टेबल होने चाहिए। बार बार टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि 2-4 महीने वर्कर ने काम किया और वो छोड़ के चला जाए और फिर नए वर्कर आ जाए, तो इससे हमारी कॉस्ट इंप्रूव होती है, कॉस्ट बढ़ती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, should be encouraged to think out and execute the assigned task in a better way। यानी इनिशिएटिव लेना, पहल करना, सबसे अपनी सजेशन देना इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है स्प्रिट डीकोप। देयर मस्ट बी टीम स्प्रिट, मतलब टीम की भावना होनी चाहिए, टीम स्प्रिट और कोऑपरेशन होना चाहिए अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, रिकॉग्निशन ऑफ
कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉय, ये सारा का सारा टीम के हिसाब से होना चाहिए। इसमें ये ना हो कि मैं कर रहा हूँ, मैनेजर ये बोले काम हम कर रहे हैं, मेरी टीम कर रही है काम को। ये आपको 14 प्रिंसिपल मैंने इसमें से कराए हैं। अभी 14 प्रिंसिपल ही आपको कल दोबारा कराए जाएंगे पूनम गांधी की बुक से। ओके बेटे।